बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। 2-3 खबरें आपको मैं बताऊंगा और दोनों ही भयानक किस्म की हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक आइन, एक दस्तूर, एक जुडिशल सिस्टम है, एक निज़ाम इंसाफ है, लेकिन उसकी धज्जियां इस तरीके से बिखेरी जा रही हैं कि कोई किसी को परवाह नहीं है। और ये सब वो कर रहे हैं जो बहुत अहम तरीन और आला तरीन ओहदों पर फाइज हैं। और अब तो एक खबर आई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर संगीन इल्जामात जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन दीगर जो टीवी चैनल्स हैं वहां पे ये खबर मौजूद नहीं है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर क्या हुआ और एक खातून को किस तरीके से धमकाया गया और ब्लंटली धमकाया गया, वो सब कुछ आपके सामने रखेंगे, क्योंकि उस खातून का कसूर यह है कि उन्होंने एक ऑनरेबल जज के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है और वो सबूत लेकर गई हैं। उस सबूत के बारे में तो कुछ नहीं बातें की गई, लेकिन उनके साथ किस तरह का लबो लहजा वो आपको बताएंगे। दूसरी जानिब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला जारी और सारी है और ख़ासतौर पे पंजाब में अब लोगों के घर गिराए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो लोग हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं और जो साबिक MPs हैं, MNAs हैं और जो मुस्तकबिल में इलेक्शन लड़ सकते हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, घर गिराए जा रहे हैं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? असल मामला ये है और उसकी वजह एक ही वजह है कि हालात व वाक़यात कंट्रोल में नहीं है। अमजद न्याजी साहब हैं, मियाँ वाली से हैं, MNA हैं और डॉक्टर शेर अफजल न्याजी साहब के साहबजादे हैं, और उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है और अपने आप को हवाले कर दिया है, अपने आप को हवाले कर दिया है कानून के। और उन्होंने दर्दमंदाना तरीके से एक वीडियो बयान भी रिकॉर्ड करवाया है, वो आप सुन लें, क्योंकि इस वक्त 9 मई जो है, 9 मई को एक बार फिर जो है वो अजाब की तरह मुसल्लत किया जा रहा है, अजाब की तरह नाजल किया जा रहा है कि 9 मई की बुनियाद पे, 9 मई की आड़ में पाकिस्तानियों की जिस तरीके से बेतौकीरी की जा रही है, चादर और चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, इसका माजी में कोई तसव्वुर नहीं मिलता। पहले जरा अमजद न्याजी साहब की गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तानियों और मेरे गलत मनियों वाले लोग, और मैं तमाम इदारों से भी गुजारिश करूंगा कि पाकिस्तान की सलामती के लिए मेरे खानदान ने, मैंने हमेशा अपनी जान से बढ़ के कोशिश की है, काविश की है। मेरे अब्बाजाद ने इन इदारों के लिए जाने दी है और आज जहां पे अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, इनके लिए हमने माली भी कुर्बानी की है। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मैं इंसाफ का तालिब हूँ। रियासत मां होती है। मैंने 9 मई के हवाले से तमाम अखबारात में और तमाम सोशल मीडिया पे और उस 9 तारीख को भी मैंने कंडेम किया था ऐसे मामला को। मैं, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त ना इन केसों में मुलविस हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हर इंसान को ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे, वो अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन मैं तमाम अहले पाकिस्तान और तमाम अहले मियाँवाली से भी कहता हूँ, मैं गद्दार की जिंदगी नहीं जीना चाहता, मैं दहशतगर्द नहीं कहलाना चाहता। मेरे वालिद साहब ने नेशनल असेंबली के अंदर कहा था कि अगर हमने करप्शन किया है तो आप गोली मार दो, ना हमने कभी करप्शन की है। अल्लाह ताला का शुक्र है, हमारे सामने हमें हक हलाल खिलाया और हमने हक हलाल खाया, और इसी तरह मेरे बच्चों ने भी वही, हमने उनको हक हलाल खिलाया। आज पूरा पाकिस्तान गवाह है, पूरा मियाँवाली गवाह है। आज भी हमारे ये हाथ बिलवास्ता या बिला वास्ता किसी शरंगेजी में, किसी तोड़ फोड़ में हम मुलविस नहीं है। हम हमेशा इदारों की सलामती के लिए कोशिश रहे और हम तालिब हैं इदारों से इंसाफ के लिए, और हमें उम्मीद है
کہ ہمیں انصاف ملے گا. پاکستان زندہ. یہ امجد نیازی صاحب ہیں جی، جنہوں نے بتایا. ان کے والد صاحب ڈاکٹر شیر حکمت نیازی صاحب بہت پرانے پارلیمنٹرینز اور بہت خدمت کرتے رہے ہیں، اور واقعتاً وہ ایک ایماندار دیانتدار آدمی تھے. تو یہ ان کے بچے ہیں. تو یہ صرف ایک گھر کا نہیں ہے، یہ امجد نیازی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کے گھر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے کہ اس کو آ کے اپنی لائلٹی ثابت کرنا پڑ رہی ہے، اور اس پہ لیبل لگایا جا رہا ہے. 9 مئی کو پکڑا جاتا ہے اور دہشت گردی کا لیبل، غدار کا لیبل، بغاوت کا لیبل یہ لگا کے اور اس کو ذلیل کیا جاتا ہے. تو یہ جو نفرت ہے یہ ہر گھر میں پہنچ چکی ہے. اور اب اس طرح سے لوگ جو باہر آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نہ غدار ہیں نہ ہم دہشت گرد ہیں. اور اس لیے اگر یہ پالیسی کو ریویو نہ کیا گیا، اور بلکہ ریویو نہیں بلکہ یو ٹرن نہ لیا گیا اور اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کیا گیا، کیونکہ 9 مئی جس نے بھی کروایا ان کو پکڑا جانا چاہیے. وہ کوئی بھی ہے، وہ سیاسی ہے، وہ غیر سیاسی، ان کو پکڑا جانا چاہیے. لیکن 9 مئی کی آڑ میں پورے پنجاب میں اور پورے خیبر پختونخوا میں اور پورے ملک میں جو ایک فاشسٹ طرز حکمرانی مسلط کیا گیا ہے، جو ایک آئین سے ماورا کام کیا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ہماری خواتین کو، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جس طریقے سے رسوا کیا گیا، وہ ماضی میں کبھی نہیں ملتا. اور یہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کو رسوا کیا جائے. اب ایک اور ہے، وہ ہے برے والا سے ڈوگر صاحب ہیں، نثار ڈوگر ہیں آئی تھنک. ان کے گھر کو مسمار کر دیا گیا، ان کو گھر کو گرایا گیا، اور وہ ساری فوٹیج میدان میں آ چکی ہے. اور صرف مسئلہ یہی ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیں اور عمران خان کو چھوڑ دیں. اور بھائی اگر آئین کے تحت اگر پاکستان تحریک انصاف واقعتاً کوئی ایسی جماعت ہے تو سیدھا سپریم کورٹ میں جائیں، ریفرنس لے کے جائیں اور جا کے بتائیں کہ جناب یہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور یہ عمران خان ہے اور انہوں نے یہ جرم کیا ہے اور یہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. جا کے سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجیں. نگراں حکومت کاکڑ صاحب جو کاکڑ صاحب کو کہیں گے وہ کر دیں گے، وہ تو بالکل تیار بیٹھے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشن وے استعمال کیا جائے، آئینی طریقہ استعمال کریں. اگر واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسی خدا نخواستہ ایسی جماعت ہے اور عمران خان صاحب ایسے لیڈر ہیں کہ جن کے بیرونی دنیا میں تانے بانے ملے ہوئے ہیں، آپس میں ان کے انٹر لنک ہے، تو پھر تو وہاں جانا چاہیے اور بتانا چاہیے پوری قوم کو، پورے ملک کو بتانا چاہیے، میڈیا کو بتانا چاہیے کہ جناب یہ ہے مسئلہ. اس لیے ہم یہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم شجر ممنوعہ قرار دے رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں. اس لیے بجائے اس کے کہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے، کبھی صداقت عباسی، عثمان ڈار اور فروخ حبیب اور اس کے بعد علی نواز اوان اور یہ امجد نیازی صاحب آ گئے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ شریف لوگ ہیں، یہ پالیٹکس کر رہے ہیں، اور فواد چودھری اندر ہیں. اگر ان لوگوں نے کرپشن، ان لوگوں کا قصور یہ ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن نہیں کی، اور 3.5 پونے 4 سال اگر انہوں نے ملک کو خوب لوٹا ہوتا اور انہوں نے بھی اپنی ایک لابی گھڑی ہوتی اور نوکر شاہی کو ساتھ ملایا ہوتا، ساتھ جوڈیشری کو ملایا ہوتا، سب کو ساتھ ملایا ہوتا اور ملا کے آگے چل رہے ہوتے، تو میرا خیال ہے کہ آج یہ سارے بڑے خوشی اور بڑے سکھی ہونے تھے اور خوشی خوشی اپنی زندگیاں گزار رہے ہوتے. لیکن ایسا ہے نہیں. تو اسی لیے اب ایک اور میں آپ کو ایک سناتا ہوں جی گفتگو، وہ بھی ذرا دیکھ لیں. اور وہ ان کے والد صاحب وکیل ہیں اور وہ خود محترمہ وکیل ہیں، وہ بھی ایک اپنی دکھ کی داستان سنا رہی ہیں. اس کو ذرا دیکھیں تو وہ بھی اور بھی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک میں، جہاں سب کچھ ہے تو وہاں پہ یہ اتنا کچھ کیوں ہو رہا ہے. سنیے جی. اس پر ڈٹے رہیں گے اور آپ ہمیں نہیں ہلا سکتے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں زریعہ عظیم پہاڑ، افضال عظیم پہاڑ کی بیٹی اور حمزہ عظیم پہاڑ کی بہن، جنہیں اس وقت ایک جھوٹے مقدمے میں اندر کر رکھا ہے. میں خود اس بات کی چشمدید گواہ ہوں کہ ہمارے گھر میں 2 دفعہ توڑ پھوڑ کی گئی، چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. پولیس بغیر کسی وارنٹ کے ہمارے گھر میں آتی تھی اور میرے تایا ابو اور میرے بابا کے دفتر میں بھی توڑ پھوڑ کی گئی. اور کل ATC میں جو بکوا آیا ہے، پیش ہوا ہے، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے. بکوا کو کورٹ روم میں جانے سے روکا گیا ہے اور کنڈی لگا دی گئی. ہمارے فریڈم آف اسپیچ ہمارا بیسک رائٹ ہے.
चादर और चार दीवारी हमारा बेसिक राइट है, उन सब बेसिक फंडामेंटल राइट्स को पामाल करने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे इस चीज को, इस बात पे बेहद फख्र है कि मेरे तमाम लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबरान, वो सब जिस तरह हमारे साथ शाना बशाना हमारे साथ खड़े हुए, जिस तरह बार ने स्टैंड लिया है, वो सब खराज तहसीन है। इस लाकानूनियत के खिलाफ जिस तरह मेरे बार के मेंबरान ने हमारे साथ स्टैंड लिया है, मुझे इस बात पे बहुत फख्र है। और मुझे ना सिर्फ उन्होंने स्टैंड लेने का, बल्कि इस बात की यकीन दिलाने का है कि ना सिर्फ मेरी फैमिली बल्कि जितने भी और दूसरे लोग दीगर गलत मुकदमा में अंदर है, उन सब के लिए भी एक्शन लेंगे। मेरे वालिद और भाई ने कभी भी कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम नहीं किया, और उनकी जो जद्दोजहद है कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, वो काबिल राज तहसीन है। मैं तमाम अपने मोअज़्ज़िज़ बार मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो एक लाहौर हाई कोर्ट बार के जो मेंबर्स हैं, वो एक लॉयर्स की कमेटी बनाए जो इन तमाम मामलात को देखे। ये जो गैर लाकानूनियत मुल्क में हो रही है, रूल ऑफ लॉ को दबाया जा रहा है, उसकी कानून की हुक्मरानी नहीं हो रही, उसको ऑब्जर्व करें। और मैं मुख्तलिफ हल्कों को भी लाहौर हाई कोर्ट बार के फोरम से ये पैगाम देना चाहूंगी कि मेरे बाप भाई और चाचा चाहे जितने मर्जी हमारे खानदान के लोगों को गिरफ्तार कर लें, लेकिन हम, ये गिरफ्तारी तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन हम इस चीज पर डटे रहेंगे और आप हमें नहीं ला सकते। बुकला को कोर्ट रूम में जाने से रोका गया है और कुंडी लगा दी गई। हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच मेंबरान ने हमारे साथ स्टैंड लिया है, मुझे इस बात पे बहुत फख्र है। और मुझे ना सिर्फ उन्होंने स्टैंड लेने का, बल्कि इस बात की यकीन दिलाने का है कि ना सिर्फ मेरी फैमिली बल्कि जितने भी और दूसरे लोग दीगर। तो ये आपने सुन लिया जी, ये इस तरह के मनाजर, इस तरह के वाकयात पूरे मुल्क में हो रहे हैं, पूरे पंजाब में हो रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब और आईजी पंजाब जो हैं, उनको मेरा ख्याल है क्वेश्चन करना चाहिए, उनको जरा सोचना चाहिए कि वो कर क्या रहे हैं और ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो निगरान हैं और वैसे भी उनका जो अपना टेन्योर भी वो भी गैर आईनी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरी जानिब एक और खबर जो आपके साथ मैंने कहा क्या शेयर करूंगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का आज इजलास हुआ, उसमें एक खातून आमिना मलिक और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की सीनियर मोस्ट जज हैं सरदार तारक साहब के खिलाफ, और उनके खिलाफ कुछ सबूत लेके गए, कुछ उनके पास चीजें थी, डॉक्यूमेंट्स थे जो कि उनके ख्याल में ये प्रॉपर्टीज थी या एफबीआर का रिकॉर्ड था, कोई उन्होंने ये फाइल की थी और एक कंप्लेंट, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सुन रही थी। वहां पे उनको बुलाया गया था खास तौर पे, और जो आमिना मलिक ने बाहर आके बताया कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए, इसकी वजाहत जरूरी है और उनकी तरफ से। और उन्होंने कहा कि मुझे तो ये भी यहां तक धमकियां दी गई कि आप जब तक नहीं बताएंगे आपको बाहर जाने नहीं देंगे, या आपको ऐसी जगह पे पहुंचा देंगे जहां से कोई वापस नहीं आया। और इस तरीके से उन्होंने कहा जी मुझसे सवालात किए गए और मैं तो ये परेशान हुई कि मैंने ये काम एक क्यों कर दिया, क्योंकि अगर एहतसाब है तो फिर सबके लिए है, जजों के लिए भी है, जर्नैलों के लिए भी है, जर्नलिस्टों के लिए भी है, सब एहतसाब के दायरे में उनको आना चाहिए। और मेरे पास अगर एक इन्फॉर्मेशन थी, बजाय इसके कि ऑनरेबल जज जो हैं वो उसकी वजाहत करते, उसकी सफाई देते, उल्टा मुझ पे ये सब कुछ किया गया। और उस आमिना मलिक के साथ न सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बल्कि बाहर भी जो कुछ उनके साथ मीडिया पर्सन ने किया वो भी एक अपनी मिसाल आप है, वहां पे भी उनको ग्रिल किया गया, स्क्रू किया गया। तो ये जो चीजें हैं, और फिर साथ ही साथ फौरी तौर पे जो सोर्सेज से खबर चली कि जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं उनके खिलाफ ये कंप्लेंट जो है वो खारिज कर दी गई है। तो बिल्कुल ठीक है, खारिज करें, लेकिन आमिना मलिक के जो इल्जामात हैं खातून, और वो एक वकील की, सीनियर वकील की अहलिया हैं, उन्होंने जो फाइल किया था उसके बारे में, तो ये मसला ये है कि ये जो हमारे दोहरे मायार हैं, एक तरफ एक आमिना मलिक हैं, उन्होंने एक ऑनरेबल जज के खिलाफ उनको ग्रिल किया जा रहा है, स्क्रू किया जा रहा है, बेतौकीर किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो दूसरे ऑनरेबल जज हैं नकवी साहब, उनके खिलाफ जो पिटीशन फाइल, उनके खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल हुई है, उनको आप वेलकम कर रहे हैं, उनको आप ब्लू आइड कह रहे हैं और गुड टू सी यू कह रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये दोहरा मायार क्यों है? क्योंकि जो जस्टिस नकवी साहब के खिलाफ इल्जाम है वही जस्टिस सरदार साहब के, तारिक साहब के खिलाफ था,
تو یہ دونوں معاملات جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، کیونکہ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے اسی وجہ سے رول آف لا ہے تو سب کے لیے ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو خاص طور پہ چیف جسٹس صاحب کے لیے بہت زیادہ اس وقت مایوسی پائی جاتی ہے باہر عوام الناس میں کہ وہ ان کا قد کاٹ بہت بڑا تھا، لیکن یہ آمنہ ملک نے جو الزامات عائد کیے ہیں اس کے بعد سچویشن وہ نہیں رہی۔ تو بہرحال جی صرف اتنا ہی عرض کر سکتے ہیں کہ بس حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مادر وطن کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو بھی لک آفٹر کیا جائے، پاکستان کے عوام ہیں، اور ریاست کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کے گھر توڑے جائیں، بے توقیر کیا جائے، غداری اور دہشت گرد کے سرٹیفکیٹ تقسیم کیے جائیں۔ باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے، اور اگر صورتحال کنٹرول میں ہوتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔